नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इनटेक करके उसका यूज किया जाता है, उससे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है, उनका वर्क क्या है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो फाइनली कहाँ पे जाके एक्सचेंज हो रही है, जिसकी वजह से पूरी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो उसमें क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट है ये नोज वाला पार्ट है। ठीक है, जहां से बेसिकली आपके नॉस्ट्रिल्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ये नोज है। ठीक है, इसके जस्ट अंदर जब अपन बकल कैविटी के ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स देन नेजल कैविटी। अब ये नोज वाला पार्ट है, इसके फायदा क्या है। ठीक है, ये जो नोज है वो कर क्या रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कि एक तरीके का पैसेज है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक किया जा रहा है किसके थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। तो नॉस्ट्रिल्स से एयर की एंट्री हो गई। अब ये जो एयर है, ठीक है, इसमें काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और म्यूकस प्रेजेंट रहती है। वो क्या करती है, नॉस्ट्रिल्स में एक तरीके से जितने भी जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स आए उनको एंटेंगल कर लेती है या रोक देती है, ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जर्म्स हैं वो एक जगह पे रुक जाए। ओके, तो यानी अंदर नहीं जा पाएंगे, एक तरीके का फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया यहाँ पे। तो नोज ने क्या किया, पैसेज का फॉर्मेशन किया, बाहर की ऑक्सीजन का इनटेक किया, और दूसरा क्या किया, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको रोक दिया, यानी एक तरीके से फिल्ट्रेशन करवा दी उस ऑक्सीजन की या एयर की। ठीक है, अब उसके बाद जो ऑक्सीजन या एयर अंदर पहुंची उसमें क्या था, अंदर की तरफ नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी क्या करेगी, फर्दर पैसेज बनाएगी और किसके साथ लिंक करवाएगी, फेरिंग्स के साथ। ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हमारे एक यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एयर का पैसेज तो है ही है फेरिंग्स, लेकिन इसके अलावा एक और काम कर रहा है, जो यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होती है बिल्कुल हमारे फेरिंग्स के पीछे की तरफ, यानी यहाँ की तरफ, वो क्या करती है, हमारे ईयर ड्रम्स के साथ कनेक्ट करवाती है। अभी जो ईयर ड्रम्स हैं आपको पता होगा, सिर्फ ईयर का काम हियरिंग में नहीं है, सुनने में नहीं है, बैलेंसिंग का भी काम है। तो जो यूस्टेशियन ट्यूब चल रही है इसमें एयर का मीडियम भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ एक तरीके का फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है, जो कि बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो यूस्टेशियन ट्यूब का यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा आपको, और साथ ही साथ फेरिंग्स पाथवे जहां से एयर आगे ट्रांसपोर्ट की जा रही है। अब जो एयर है फर्दर मूव करेगी लैरिंग्स की तरफ। ये जो लैरिंग्स है इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये हमारी साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, उसके बारे में हम ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं लेंगे, लेकिन लैरिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं, वॉइस बॉक्स। तो जो एयर अंदर की तरफ मूव कर रही है वो बिल्कुल यहाँ से आके टकराती है और उसी से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब लैरिंग्स बिल्कुल पास में है, आगे बढ़ेगा ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, यानी वो मेन पाइप है जहां से अब जो एयर है फाइनली लंग्स की तरफ मूव करने वाली, क्योंकि अभी तक से वो पाथवे चल रहे थे, लेकिन अब परफेक्ट वो वाला रास्ता आ गया जहां पे सिर्फ लंग्स पे ही जाके एंड होने वाला है। ठीक है, तो विंड पाइप, ट्रेकिया इज द पैसेज पाथवे फॉर एयर लंग। अब ट्रेकिया जो रहता है ये कार्टिलेज का बना होता है, सी शेप कार्टिलेज, जो आपको लाइन दिख रही है कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये आपके पूरे बैक की तरफ नहीं सिचुएटेड होती है, सिर्फ आधा सी कर्व एक तरीके से आपको दिखाई देगा, और ये है क्या, कार्टिलेजिनस सी शेप्स। ठीक है, बोन्स नहीं है, सी जो है कार्टिलेज के बने हुए इसलिए बने हुए क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी एयर नहीं जा पाई, एक तरीके से कोलैप्स होने वाली सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अंदर कोई एयर गई ही नहीं है और एक तरीके से प्रेशर डाउन हो गया है, कोलैप्स होने वाली सिचुएशन आएगी, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज अंदर ऐसे कार्टिलेज प्रेजेंट है जो फ्लेक्सिबल है और कोलैप्स नहीं होने देंगे। ठीक है, इसके आगे अब ट्रेकिया के आगे क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या कर रहे हैं, ट्रेकिया को दो हिस्से में बांट दिया, तो इसी तरीके से दो ब्रोंकाई हो गए, एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट, तो दो ब्रोंकाई आ गए। ब्रोंकाई मींस अ बिगर वन। ठीक है, देन कम्स ब्रोंक्यूल्स, द स्मॉलर पासेज ऑफ पाथवे पाइप्स। ठीक है, तो ब्रोंकाई के बाद क्या है, काफी सारे दोनों तरफ, चाहे राइट हो
अपन बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, यानी और ज्यादा फाइन। ठीक है, ये जो ब्रोंकियोल्स है, जहां फाइनली एंड हो रही है लंग्स के अंदर, जहां फाइनली एंड हो रही है, वो कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इनका नाम है एल्वियोलाई या एल्वियोलस। ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है, ठीक है, इनका काम क्या है, फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, यानी ये मेन पार्ट है, इसके बिना कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा। अभी तक क्या चल रहा था, पाथवेज, जहां से फिल्टर होके जहां तक पहुंचना है वो पाथवे थे, लेकिन अब ये फाइनल वो साइड है जहां पे एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एल्वियोलाई। अगर मैं इसको यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं एक एल्वियोलाई को, तो इसके जस्ट नीचे बहुत सारी कैपिलरीज चल रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है तो यहाँ पे बहुत कैपिलरीज मूव कर रही होगी। कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है। अगर वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी उसके अंदर CO2 है, और एल्वियोलाई में हमारे अभी जस्ट ऑक्सीजन आई है। ठीक है, समझ लीजिए ये ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इसको एक तरीके से एक्सचेंज करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कैसे होगा, हमारे अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या रहता है, हमारे ब्लड का पार्ट है, जो कि कैपिलरीज के अंदर कैरी हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसकी कैपेसिटी है बाइंड करने की विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। तो पता कैसे पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है और ऑक्सीजन को लेना है, तो उसके लिए प्रेशर आता है जो जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, ये जो प्रेशर रहता है, फॉर एग्जांपल हाई से लो की तरफ मूव करेगा। जैसे कि मान लें अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और हमारी बॉडी में कम है, तो उसका मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई टू लो, यानी बाहर से हमारे नोज की तरफ। देन हमारी नोज में ज्यादा है और ट्रेकिया में कम है, तो नोज से ट्रेकिया की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी। इसी तरीके से ट्रेकिया से एल्वियोलाई तक पहुंचाई जाएगी धीरे धीरे डिफ्यूजन प्रेशर की मदद से। फाइनली जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचेगी तो हमें पता है अंदर क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड थी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को अंदर कैपिलरीज में पास करवाया जाएगा, जबकि बिल्कुल रिवर्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा थी एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, बाहर की तरफ। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाएगा और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के थ्रू। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर चलेगी, बाहर जाएगी, देन ट्रेकिया की तरफ, देन लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड एट लास्ट नॉस्ट्रिल से उसका एक तरीके से आउटटेक करा दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, एक्सपेल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इजीली एक्सचेंज हो पाया ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय अ प्रेशर कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर, जो कि हमेशा हाई से लो की तरफ किसी चीज का मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब नीचे जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये हमें फाइनली एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में मदद कराता है, यानी अगर डायफ्राम नहीं प्रेजेंट होगा तो हम एक्सेल और इनहेल करने में हमें एक तरीके से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस पे काफी सारी ऐसी मसल्स प्रेजेंट है जो कि हमारी लंग्स को, रिब्स को एक तरीके से कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और क्या होगा, उसकी वजह से या तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम होगी जिससे हम सारी एयर को बाहर एक्सहेल कर पाएंगे, और दूसरी तरफ अगर इसकी मसल्स पुल डाउन करेंगी तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, हम किसी चीज का इनटेक यानी इनहेलेशन कर पाएंगे। ओके, तो हम इसके बारे में फर्दर कर डिस्कस करेंगे कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या होता है। आई होप आज का ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इफ आपको ये पसंद आया प्लीज लाइक, एंड इफ कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।